क्यों हम इस गलतफहमी में बैठे हैं कि जनाब ये आलम इस्लाम के लीडर आए उठेंगे और कहेंगे हम बदला लेने जा रहे हैं? कौन सा बदला भाई? आपका मसाइल टारगेट पे नहीं लगता, उनका मसाइल टारगेट को भी क्रॉस कर जाता है। आपका मसाइल पहुंचने से पहुंचकर भी नहीं बढ़ता, उनका मसाइल पहुंचकर तबाही मिटा देता है। दोस्तों, आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था। लड़ाई क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं लड़ती लड़ाई। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके। क्या लेसन्स हैं हमारे लिए? देखना ये भी है कि क्या भारत बहुत बड़ी खबर, और खबर ये है पाबंदी की खिलाफवर्जी पर $1000 जुर्माना आयद किया जाएगा। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। इंटरेस्टिंग है। सोने जैसा मुल्क था, हमारे करतूतों ने गोबर से भी बदतर कर दिया है इसे। मैं जुज़वी तौर पे उनके साथ इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि हमने खालिक और मालिक और राज़िक के खाते में जो जो कुछ डाल दिया है वो इलॉजिकल है। नेपोलियन एक बात कहता था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1000 sheep led by a lion। जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए, तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अजीत डोभाल की। अब देखिए, भारत के जो 3-4 जो लोग हैं ना कि जिनकी इंटरनेशनल मीडिया में वो किसी ना किसी बहाने से वो सुर्खियों में रहते हैं, वो है प्रधानमंत्री मतलब पीएम मोदी, उसके अलावा जयशंकर साहब, उसके अलावा राजनाथ सिंह भी रहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा नाम अगर आप कह सकते हो कुछ मायनों में, तो वो है अजीत डोभाल, हमारे एन से। अब देखिए, पहले ऐसी की स्टेटमेंट आज से अगर 10 साल पहले आप देखो तो ऐसी स्टेटमेंट आपको रेयरली देखने को मिलेगी या फिर होती ही नहीं थी। लेकिन अगर आप देखो तो इवन अजीत डोभाल साहब की भी स्टेटमेंट कुछ ना कुछ दिनों पर आती रहती है। जयशंकर साहब की तरफ से भी बहुत ही क्लियरिटी से आंसर दिया जाता है कि भाई हम आखिरकार किस टाइप के एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। हमें ये रियलिटी चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी कौन है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये कोई फ्रेंडली कंट्री नहीं है। और जब इसमें सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कि बांग्लादेश फ्रेंडली कंट्री भी हो गया, लेकिन फिर वहाँ पर जाकर पाकिस्तान कहेगा कि देखिए आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, जब इस टाइप की चिंगारी लगाएगा तो बांग्लादेशी भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ वो तो काफिर है, पाकिस्तानी जो है वो ब्रदर है। तो यहाँ पर इनकी जो स्पीच है ना, उसका लबोलुबाब यही है कि हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन अब जो है ना हमारी सिचुएशन हमें टफ होकर जीना पड़ेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। दोस्तों, भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया, हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया, और हमने कभी किसी के टेम्पल नहीं तोड़े। तो ये बातें, इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। बेसिकली ये जो बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है, हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। सो ये चीज को देखें। और चाइना को भी सारी बात है वो कह रहे हैं, चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, और वो
जिसे वो कहते हैं कि अगर आपने रियासत ले ली है, एक हिंदू रियासत, तो डू नॉट कंसिडर दिस ए परमानेंट। ये जो नेशनहुड होती है, या आपकी जो कौमियत है, या जो आपकी स्टेट है, ये हर रोज आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यंग लोगों से बात कर रहे हैं तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि पाए ना, हम तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, ये इन्होंने मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेंपल कौन तोड़ता था? अगर हिस्ट्री देखी जाए, मतलब जस्ट एक आप उसी को आ जाए ना, आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो कहेंगे टेंपल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे। ठीक है, इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं। हिस्ट्री ने हमें जो है वो एक लेसन दिया है। फ्यूचर जो जारी बात है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली तो हम विकसित भारत बनेंगे, ऑटो मोड पे चल गए। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें, ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है, इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाईजान आप जो है ना, आप परेशान ना हो, हम इस वक्त दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन बन चुके हैं, और हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बन चुके हैं कि जो बेसिकली जिसको दुनिया देख रही है, और दुनिया हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने बेसिकली यंग बच्चों को भी यही कहानी सुना रहे हैं कि पायन तुसी ये ज़हन च रखना, हम बहुत अच्छे हैं, हम हिंदू मुस्लिम, ये वो देखें आपको, ये टेम्पल्स पे हमला करने वाली जो बात है, ये किसको जाती है? ये किसके? वो ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं ना वो। तो द पॉइंट हेयर इज़ वेरी क्लियर। द पॉइंट इज़ के आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस वन थिंग। आप एक ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि जिसमें आप ये समझें कि आपको चीज़ों को रिलैक्स करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमें हर रोज़ अपने मुल्क को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, हम ख़तरे में हैं। इंडिया जो है वो हिंदूज जो हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, हमारे घर जलाए गए, हमारे टेम्पल जलाए गए। तो ये बातें सारी जो डोभाल साहब हैं वो कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग दिस। ये क्यों सुना रहे हैं? ये जीव की कहानी क्यों सुना रहे हैं? ये क्यों अपने आप को जीव्स के करीब लेके जाते हैं? क्यों नेतन्याहू के करीब लेके जाते हैं? क्यों ये बात करते हैं सारी? ये इसलिए ये बात करते हैं बिकॉज उनको पता है भैया ये बात करूंगा तो मतलब हम कहेंगे कि हिंदूज और ज्यूज हमारा मसला एक है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे घर जलाए गए, हमें मारा गया, हमें किया गया, और किया किसने? मुसलमानों ने। ये जो डोभाल साहब ने कहानी सुनाई है, ये कहानी यंग जनरेशन को वो सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो हमारे साथ रहें, आप हमारे दुखों को देखें, आज हम जो कर रहे हैं ना वो इसीलिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ स्टडी। आई फाइंड दिस प्रॉब्लम, मैं इसको एक प्रॉब्लम समझता हूँ। पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना दिए गए जनरल आसिम मुनीर साहब। उसके बाद उनको आपने देखा कि उनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया। अब उनको 5 साल के लिए जो है आर्मी चीफ भी वही रहेंगे। कहा यही जा रहा है कि क्योंकि जी भारत के साथ जंग हुई और उस जंग में उनका बहुत रोल रहा। एक्सटेंशंस जो पाकिस्तान में हुआ करती है, पहली नहीं है, इससे पहले भी आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशंस लेते रहे। आपको लगता है कि ये होनी चाहिए? देखिए, मैं वो जाके केयरफुली पढ़ा हुआ आपका 27th अमेंडमेंट। पहली तो मैं बहुत ही बकवास, मतलब इट बीन रिटन वेरी बैडली, मतलब इतनी जल्दी में वो पास हो गया, वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें साफ है। एक है कि आर्मी का टेक ओवर हो गया है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परफॉर्म वेल तो परफॉर्मेंस तो एयरफोर्स का हुआ था, नॉट आर्मी। तो अगर रिवॉर्ड मिलना चाहिए था तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन रिवॉर्ड पाकिस्तान की आर्मी को दे। तो बेसिकली एयरफोर्स और नेवी को सबऑर्डिनेट कर दिया है उन्होंने अंडर द
आर्मी के चीफ के अंडर। तो वो जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जैसे अमेरिका में होता था, वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को एबॉलिश कर दिया है और आर्मी चीफ को प्रमोट करके ही इज नाउ गेट्स 2 जॉब्स। अब उसमें क्लैरिटी नहीं है कि इन द फ्यूचर देयर कुड बी 2 पोजीशंस। मतलब कोई, अब जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो अगर बंदा मार्शल है तो इट्स अपॉइंटमेंट फॉर लाइफ, लेकिन अगर इनका टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म खत्म होकर फिर रिन्यू हो जाएगा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ये 10 साल रहेंगे ना। ये बेसिकली इनकी करियर 10 साल से बढ़ा दिया गया, राइट? बट 10 साल के बाद क्या होगा? देयर विल बी अनदर CDC एंड ही विल आल्सो बी अराउंड इन हिज यूनिफॉर्म। सो देयर आर नॉट मच क्लैरिटीज। तो और इतना फटाफट वो पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी के खिलाफ। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदल सकता है तो समवन एल्स कैन रिवर्स दिस आल्सो विद द सेम ईज ना। वो भी हो सकता है सर, बदला भी जा सकता है। लेकिन सर, एक जमाने में आपको याद होगा जरदारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट है आजकल, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कि कभी भी बदला जा सकता है। तो सर, ये जरदारी साहब के लिए भी इसमें बहुत बड़ा बोनस है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि उनके खिलाफ केस फाइल ही नहीं हो सकते, कोई क्रिमिनल चार्जेस। तो मुझे लगता है कि दैट इज द ट्रेड ऑफ। इनको जो वोट मिली हैं, वो जो बंदा प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ कभी भी आप क्रिमिनल केस नहीं कर, वो कितना भी क्रिमिनल हरकतें कर ले। तो मेरे ख्याल से दैट इज फॉर जरदारी। मे बी वो क्विड प्रो क्वो हो गया वो आसिम मुनीर के साथ कि मतलब आई एम सॉरी, उन पे भी नहीं हो सकते सर, उन पे भी नहीं हो सकते केसेस। तो मुझे लगता है कि आपने अपने ये बंदों ने मिलके अपने ही मुल्क का ना मजाक बना लिया है। यू कांट टेक ए कंट्री, दिस इज व्हाट ए बनाना रिपब्लिक होती है। इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही चेंज कर सकते, यू नो, इट्स नॉट इजी, इट शुड नॉट बी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। वरना कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अहमियत है? इट शोज ए फंडामेंटल लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर ओन कंट्री। लेकिन सर, इसके बाद मतलब ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं, जो आज भी नोटिफिकेशन वगैरह भी जो निकल आया है, आपके ख्याल से इसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जो इस वक्त की जो हुकूमत है, वो कितनी कमजोर हो गई है? तो मैं 1-2 कमेंट्स पढ़ रहा था, कोई पाकिस्तानी कमेंटेटर्स यूके में कह रहे थे कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इतनी पेपर थिन है कि बगैर आर्मी के वो मेंटेन ही नहीं कर सकते। सो एज इट इज़ आपकी जो सिविल गवर्नमेंट है, इट इज़ जस्ट ए गवर्नमेंट इन नेम ओनली, इट इज़ जस्ट अ फ्रंट फॉर द आर्मी। तो इन्होंने बेसिकली बुरखा उतार दिया है और सामने आ गए। सामने आ गए जी, दैट्स ऑल ही हैज डन कि वो, इट इज़ सच ए सैड थिंग। जब ये बने थे आसिम मुनीर तो बहुत ये हुआ था कि ये हाफिज कुरान हैं और ये हैं वो हैं, मतलब ये तो आपके बाजवा के भी बाप निकले ही, मतलब। तो सर, इनको इतनी पावर कहाँ से आई? क्या इनको ये पावर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जो बार बार कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल? ट्रंप ने कई बार ऐसा कहा। क्या अमेरिका की तरफ से इनको ये पावर मिली है? मतलब आई डोंट थिंक द अमेरिकन, ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, इट डजंट केयर मच अबाउट डेमोक्रेसी ओवरसीज या एट होम। तो उनको कोई, दे डोंट केयर कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया या क्या। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। बट ये कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो अहमियत बढ़ गई है अमेरिका के नज़र में पाकिस्तान की और ख़ास तौर से आसिम मुनीर की, वो दैट गेव आसिम मुनीर द हिम्मत कि उन्होंने कू कर दिया, कि वो हिम्मत उनको मिली कि मेरे वजह से पाकिस्तान इज नाउ गॉन मेन स्ट्रीम। यही कह रहे हैं ना वो, कि हम जो है गली से निकल के अब हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी और ये सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, एंड सो आई वांट माय रिवॉर्ड। और वो रिवॉर्ड उनका कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करना था। इट इज लाइक ही वांट्स टू बी इन पावर फॉर एवर, यानी उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, करप्शन के चार्जेस उनके खिलाफ नहीं लगा सकते। So you are entering an authoritarian state, मतलब हाइब्रिड नहीं रहा पाकिस्तान। मैंने चंदन पहले भी ये बात की है, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको। हम मस्खरों की तरह इसके रास्ते रोकने की, हम जैसे जो जाहिल लोग हैं वो कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। So how is it different from the past? और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का सम यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी है। एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का सम यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। He winged at a female journalist. It's
Anyway, this is the Pakistani army we are talking about. So, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना. कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? कुछ बहुत बड़ी और परेशान कुन जो है, जो बेसिकली तबीयत डोनाल्ड ट्रंप लाना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए. जब आप टॉप से इस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं, जब आप इतने इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जितने डीजी आईएसपीआर हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो लोग भी फिर अपने अपने तरीके से उसी तरह से उसके बारे में रिएक्ट करते हैं. जब डीजी इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज करते हैं, जब डीजी वहाँ पे औरतों को, सहाफ़ियों को आंखें मारते हैं, तो फिर जाहिर है कि बाकी सारे लोग भी उसी किस्म का बिहेवियर जो है उस पर रिएक्ट करते हैं. तो डीजी साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि 38% यूथ या 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली सिक. ये मेरी रिपोर्ट कि 100 में से 38 पाकिस्तानी ज़हनी बीमार है. मेरे ख्याल से ज्यादा जजिंग भी होनी है. तो लेकिन है कि चीमा साहब इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया देख रही है आपकी हरकत को. दिस इज नॉट गुड. मैं इसको कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं समझ रहा. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा. और देखिए, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री. पाकिस्तान को खास तौर पे बड़े मोहतात अंदाज से आगे चलना होगा. जहां इनके पुराने मौक़िफ़ को अगर हम देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ खड़े हुए हैं. नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि डीजी आईएसपीआर क्या होता है, और वो कुछ ना कुछ समय पर जो है वो अपने कंट्री की जो रिपोर्ट होती है या फिर कहीं की जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करते हैं. अब पाकिस्तान में इसमें क्या हुआ कि भाई एक महिला पत्रकार ने क्वेश्चन कर दिया. अब डीजी आईएसपीआर उसके जवाब दे रहे थे भाई साहब. अब उसमें उसने इतने शब्दों का यूज़ किया, इतनी चीज़ को लाइटली ले लिया, क्योंकि देखिए ये जो पोस्ट होती है ना, बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, पोस्ट होती है, और उसको आप ऐसे मतलब कि बहुत लाइटली नहीं ले सकते. अब वो भाई साहब महिला पत्रकार का जवाब तो दे रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने आग भी मारी. मतलब ये समझ से परे है. अगर मान लीजिए कि इंडिया का फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी चीज़ पर ब्रीफ दे रहा है, और वो ऐसी चीज़ में कोई महिला पत्रकार अगर क्वेश्चन करती है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और उसमें अगर वो ये विंक करे, तो ज़रा सोचिए कि मतलब कैसा लगेगा आपको. हम मतलब अगर मान लीजिए सीरियस बात भी कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, फिर भी हम उस टाइप की चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है. जबकि जो पोस्ट है वो ऐसी पोस्ट है जो मतलब आप इसमें इस टाइप की हरकत कर ही नहीं सकते. फिर बोलते हैं कि भाई हमारी दुनिया में मजाक उड़ रही है. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें. उनके फौजियों को ठोका था, उन्हीं की फौज के का एक है सर, जिनका लौंडा ठरकी है सर जिनका. ये तो डोंट यूज दैट. तुम बहुत अश्लील हो प्रोड्यूसर. तुम ये भी कह सकते हो कि मनचला है, तो जो कि सभ्य है. देखिए जो है सो है. अरे यार सुनो, एक मिनट. एक तरीका होता है यार, एक तरीका होता है. जैसे हम लोग फौज में क्या बोलते हैं कि न्यूट्रलाइज कहते हैं हम ये थोड़ा कहते हैं ठोक दिया तो मैं टीवी पे बोलता हूँ सो मेनी टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड. एक तरीका होता है कहने का. ठोको बहुत बात अलग है. हाँ, तो क्या कर दिया भाई ने? भाई से एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली. भाई तुरंत हीरो बन गया था. इसने हाँ इधर से हीरो बन के कहता है, मैंने एक और बोला था, he is mentally sick. He winged at a female journalist. It's anyway. This is the Pakistani army we are talking about. So, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना. वो जहनी मरीज है. मुझे लगता है कि इमरान खान जहनी मरीज नहीं है. ये जनरल चौधरी जो है, ये जो डीजी आईएसपीआर, मुझे लगता है ये जहनी मरीज है यार. How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? And has there been any protest within Pakistan regarding this? है ना? पागल है पाकिस्तान वाले. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अगल बगल उसके मेल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं आंख वांख ना मार रहे हो. जहनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं डीजी आईएसपीआर के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे लोग. तोफू कबूल करो. तोफू कबूल पता नहीं, आई डोंट नो यार. एनीवे,
और ये भी ज़रा देखिए कि मैंने देखा कि जो इवन नादिया जो सईद है उनकी वीडियो में सख्त लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन इस पर गौर कीजिए कि DG ISPR जो कि जनरल है, नादिया सईद तो एक रिलेटिवली अननोन टिकटॉकर है, लेकिन पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISPR जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इदारा है, जब DG ISPR ने जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब आप टॉप से इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जितने DG ISPR हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोग भी फिर अपने अपने तरीके से उसी तरह से उसके बारे में रिएक्ट करते हैं। जब DG इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज करते हैं, जब DG वहाँ पे औरतों को, सहाफ़ियों को आंखें मारते हैं, तो फिर जाहिर है कि बाकी सारे लोग भी उसी किस्म का बिहेवियर जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो DG साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम इतना इनसिक्योर हो चुका है कि जनरल आसिम, और वो मेरा ख्याल है उनकी पता नहीं कितने हज़ार लोगों ने उनकी ये वीडियो देखी होगी, कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में सिस्टम इतना प्रोटेक्टिव हो चुका है, इतना डर गया हुआ है, इतना हसास हो चुका है। और चूंकि जनरल आसिम मुनीर इस चीज़ से लगता है बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जब उनको कोई जहनी मरीज़ कह देता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके नीचे जो है वो जहनी मरीज़ बन चुका है। एक दफ़ा एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में कम से कम बात ना करें, आप इसे कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जितना रगड़ना है उनको रगड़ दें, फौज के बारे में बात कर दें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात ना करें। तो मैंने कहा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? उन्होंने कहा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बात होती है तो उनके जितने सबऑर्डिनेट हैं, जो चेन ऑफ कमांड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर आसिम मुनीर के बारे में कोई वीडियो, कोई कमेंट एग्जिस्ट करता है, उसे हटाया ना गया और कहीं जनरल आसिम मुनीर साहब के पास या उनकी फैमिली या उनकी इमीडिएट जो टीम है उसको पता चल गया इसका, तो फिर हमारी नौकरियां जो है वो खतरे में पड़ जाएंगी, हमें समझा जाएगा कि हम कोताही कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का ये सिस्टम, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर अब अनस्टेबल हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है, ये कितना कमज़ोर हो गया है। चलो चीमा साहब, कोई नहीं, फिर ये इस तरह ही है जिस तरह मेरा ख्याल है कि नसीब अपना अपना, नसीब सब अपना अपना नसीब। लेकिन चीमा साहब, अर्ज ये करना चाहूंगा, मेरे कल एक दूसरी चीज मेरे सामने नजर से गुजरी है कि 38% यूथ या 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली सिक। ये मेरी रिपोर्ट की, ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के इदारे की है कि 100 में से 38 पाकिस्तानी ज़ेरी बीमार है। मेरे ख्याल से ज्यादा जजियां भी होनी गई। तो लेकिन है कि चीमा साहब, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया देख रही है आपकी हरकत को, दुनिया आपकी हरकत को, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। बल्कि इस वक्त आपका पड़ोस जो है वो मुसलसल आपकी नेगेटिव चीजों को और आपकी आर्मी को और आपकी एस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल उनकी हिट लिस्ट पे है और आप उनके निशाने पे हैं। वो मुसलसल इस चीज को खजल ख्वार कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह किया जाए। आगे चीमा साहब बात ये करना चाहूंगा, एक आर्टिकल था जिसके बारे में बात करूंगा। चीमा साहब, वो आर्टिकल ये था, टाइम मैगजीन का आर्टिकल था कि पुतिन भारत क्या है। तो क्या ये सिग्नलिंग दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को? ये आर्टिकल है पूरा, इसके मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था। चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा किसी भी जी शऊर लोगों से, सबसे पहले तो 3 जो एम्बेसडर थे भारत के अंदर, उन्होंने आर्टिकल लिखा था। एम्बेसडर 3 यूरोप के एम्बेसडर्स ने, एंटी ट्रिप ऑफ पुतिन टू इंडिया। इस वक्त डीप आइसोलेशन में भारत, इसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ वो उनके साथ एलाइज कौन है? मौलाना मुत्तकी, तालिबान। वहां पर बहुत सारी साइड लाइन के ऊपर आपस में भी मीटिंगें होती हैं हेड ऑफ स्टेट्स की, और बायलैटरल मीटिंग भी होती हैं होस्ट कंट्री के साथ। भारत की इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 8.2%, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा। 8.2%, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मींस दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। सियासी मुहाशी लिहाज से, लेकिन आप समझते हैं चीन ने हमें सफारती लिहाज से सपोर्ट तो किया। मुझे सर ये बताइएगा कि 2024 में जब हुकूमत संभाली गई थी तो हमें कहा गया था कि जी देखिए डिफॉल्ट तक ले गए, हम निकालेंगे, काविशें भी हमने देखी, मगर 2025 के इख्तिताम पे 2 बड़े झटके पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगे। मुल्क में महंगाई एक हफ्ते में मजीद बढ़ गई है। तो वो तो रोज की बात है। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि इतना पेन इन्फ्लिक्ट किया है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है कि वो 25 करोड़ अवाम को केटर ही नहीं कर सकता अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही। अब इकोनॉमिस्ट में बड़ी खुलकर ये बात की गई, रिपोर्ट शाया हुई, मंजर आम पर आई, आपकी पार्टी अब इस पे क्या कहेगी? ये बातें बड़ी, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अच्छा।
नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आ गया पता है? कि कहा ऐसा जाता है कि 85 या फिर 90 के आसपास तो ऐसा था कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम के आसपास थी, या फिर कहे कि ग्रोथ रेट सेम आसपास था। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ आ गया पता है? इंडिया ने फोकस किया अपनी इकोनॉमी पर, इंडिया ने फोकस किया अपने बिजनेस हब्स और, इंडिया ने फोकस किया अपनी रोज़गारी पर। और इसी के चलते, क्योंकि देखिए आतंकवादी हमले कश्मीर में होते रहते थे, इवन इंडिया में भी होते रहते थे, लेकिन कई सारी हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फोकस किया था कि भाई नहीं देखिए, अगर चाहे पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम भी अगर यहाँ पर युद्ध करने बैठे तो इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी। अब देखिए वो डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या हमें ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए था फिर नहीं रखना चाहिए था, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है कि हमने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया। और आज जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना, वो इसीलिए देखने को मिलता है कि भाई कितना डिफरेंस आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर इंडिया की इकोनॉमी हो, आईटी इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स को, उसका डिस्कशन इसीलिए होता है क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। दोस्तों इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज़ रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी। दिस इज़ व्हाट मैनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज़ का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को। ये चीज़ चाइना को भी स्ट्रेंथन करती है बाय द वे। मैं आपको बात बताऊँ कि चाइनीज़ जो है ना वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद बड़ी इकॉनमी है। तो जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हम ठीक है, एडेड एडवांटेज एंड ऑल दैट, ठीक है ना जी, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारी जो सही ऑटोनॉमी है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना जी। अभी पिछले 2-3 दहाइयाँ जो 2-3 डेकेड्स हैं इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इंडियंस कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सरेंडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अदर्स चॉइस टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद अस, ठीक है ना जी। और इंडिया का मौका ये है कि जनाब हमारे तो 2 न्यूक्लियर राइवल्स हैं, ठीक है ना जी। तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वही हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है जी। कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया। जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए। तो दुनिया के तमाम फिर वो कहेंगे ना, लोग कहेंगे यार ठीक है, इधर ही पैसा फेंकते हैं, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत, इधर ही जाएंगे, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग बाय द वे। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो मोदी साहब ने ये चीज़ करके अब हो सकता है कि मोदी साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो ट्रम्प को कहें कि पाइन हम तो तुम्हारे से जो डील करेंगे वो करेंगे, वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। मुझे ये एटलीस्ट चीज़ जो है वो नज़र आ रही। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज़ नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर।
मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ जो फूड का इंपोर्ट बिल है, मेरा ख्याल है वो एक महीने में कोई 3-4 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल, यानी कि जो चीज़ें खाने पीने की हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है जी। सो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारी भी यही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज़ देयर। ये किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन जाएगी, क्या होगी और कैसे चीज़ें चलेंगी, और सबसे बढ़ के ये है कि हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। तो दैट्स व्हाट जिसको कहते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। लेट्स सी, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आती है सामने। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि इतना पेन इन्फ्लिक्ट किया है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है कि वो 25 करोड़ अवाम को केटर ही नहीं कर सकता अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही। अभी आप मुझे खुद बताएं कि हम तो कहते ही थे, अब हुकूमती बड़े सीनियर तरीन लोग अब वही चीज़ों को दोहरा रहे हैं, बिकॉज ये छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया। IMF की रिपोर्ट लास्ट वीक आई थी, उसमें तो एक मेरा ख्याल है कभी इतनी ख़राब रिपोर्ट आई नहीं पाकिस्तान के बारे में, कि जिसमें ये कहा गया कि अशराफिया के साथ मिल के हुकूमत पॉलिसीज जान के ऐसी बनाती है कि जिससे रिच रिमेन्स रिच एंड पुअर रिमेन्स पुअर। ये IMF कह रहा है। वो ये कह रहा है 5300 अरब रुपए के घपले हुए, जो नैब ने बताया है।